नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज मूव तो बढ़िया था। आज इंडेक्स के फ्रंट पर करीब 17,200 के करीब आते हुए दिखाई पड़ा। इंडेक्स 17,150 के आसपास अच्छा मूव था। 17,000 17,100 के पुट राइटर्स काफी एक्टिव हुए और उसके आधार पर एक बढ़िया मूव यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। जो मूव था वो था निफ्टी बैंक के दम पर। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी थी। आप फ्रंट लाइन में चाहे इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, किसी का भी नाम ले ले, सब में बढ़िया मूव था। मिड कैप में भी RBL, IDFC फर्स्ट जैसे नाम बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहे थे। NBFC स्पेस में इंडिया बुल्स हाउसिंग जोरदार तेजी में आज था। 10% की तेजी एक समय में देखने को मिली। टेलीकॉम से आइडिया जोरदार तेजी में था। 10% का उछाल वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में खरीदारी थी। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था JSW स्टील जैसा नाम, जो खरीदारी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल बैंकिंग के अलावा जो बाइंग थी वो सिलेक्टिव ऑटो और सिलेक्टिव IT के अंदर थी। IT में TCS जो कि एक तरफा संभाल रहा था बाजार को, एक अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा था, और दूसरी तरफ ऑटो में ऑटो सेल्स के नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स टॉप ऑटो गेनर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा मारुति में खरीदारी थी। कल यतिन ने आपको बताया भी था कि वहां पर एक अच्छा मूव देखने को शायद मिल सकता है अच्छे सेल्स के नंबर्स के बाद, और वहां पर खरीदारी आज बनते हुए भी दिखाई पड़ी। तो मारुति में खरीदारी थी, टाटा मोटर्स में तेजी थी, अशोक लेलैंड 1.25% ऊपर करीब ये भी कामकाज कर रहा था। लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल मार्केट्स का था वो आज बेटर साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स 1% तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा था। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि आज फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फ्रंट लाइन के साथ साथ निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी IT निफ्टी IT और निफ्टी टेलीकॉम जहां पर मूव था। इसके अलावा जो मूव था वो था आज मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी। फार्मा थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर आया। एक बढ़िया तेजी के बाद थोड़ा सा ईज आउट कह सकते हैं आप होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तो बढ़िया थी। बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मूव भी देखने को मिला। जो नए 7 शेयर F&O में शामिल किए गए हैं वहां पर थोड़ी सी मिले जुले ट्रेड आपको दिखाई पड़ेंगे। मिसाल तौर पे हिंदुस्तान कॉपर तेज था, टाटा कम्युनिकेशन में बिकवाली थी। तो अलग अलग कामकाज अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल वीकली एक्सपायरी से पहले एक बढ़िया मूव मार्केट में देखने को मिल रहा था। बैंकिंग शेयर जो कि सबसे ज्यादा मार्केट को थ्रस्ट प्रोवाइड करा रहे थे। मेटल दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए। मेटल मार्केट में तेजी दिखा रहा था। इसके अलावा IT और एनर्जी शेयर कुछ और ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा सुधरा है। अब कल एक्सपायरी का दिन है तो देखना हो कैसे मार्केट्स बिहेव करता है। लेकिन अदरवाइज बढ़िया मूव महीने के पहले कारोबारी सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास अभी मुझे दिख रहा है वो कहाँ गया। सबसे पहले सीक्वेंट साइंटिफिक इनफैक्ट दिखाई पड़ रहा था मुझे। सर सीक्वेंट साइंटिफिक में रिसेंटली कुछ फंड्स की सेलिंग की बातचीत थी। अभी तक तो उस पर कोई अपडेट आया नहीं कि कितने ब्लॉक्स हैं, क्या सेलिंग हुई है। लेकिन ये न्यूज़ फ्लोज इस स्टॉक को लेकर रिसेंटली सुनने को मिल रहा था। नंबर वाइज ठीक ठाक है, बहुत कोई फायरवर्क तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक अगर आप समय दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन ऑब्वियसली लॉस आप बुक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर समय देंगे तो आप जरूर इसमें एटलीस्ट कुछ पोजीशन के लिए बने रहे। लेकिन न्यूज़ फ्लोज के ऊपर खास नजर रखिएगा क्योंकि वहाँ पे फंड सेलिंग की बातचीत लगातार बाजार में चल रही है। टाटा पावर, अंकुश जी कल अजीत मिश्रा से मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल 5 बजे के शो में पूछा भी था कि टाटा पावर में क्या किया जाए। तो अजीत का साफ कहना था कि टाटा पावर में बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। 200 रुपये के आसपास का उन्होंने एक स्टॉप लॉस बताया था और बने रहने की राय दी थी। 245 पहला और 280 दूसरा, ये टारगेट्स उनकी तरफ से आए थे। तो बहुत ही साफ राय उन्होंने रखी थी इस स्टॉक के ऊपर। टाटा पावर में आप बने रहें, 200 का स्टॉप लॉस रखें, 245 285 ये उनकी टारगेट्स थे। अदरवाइज फंडामेंटली ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, बस एक तरफा चला था, थोड़ा ईज आउट हो रहा है, उन्हें दीजिए। उसके बाद आप पोजीशन बने रहिए। तो फंडामेंटल दिक्कत नहीं है और टेक्निकल आपको टारगेट्स बता दिए गए हैं। ओके, टाटा स्टील और SBI लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। विवेक साहब SBI तो ऑब्वियसली आप जरूर बने रहें। आज चला भी ठीक ठाक क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी क्षेत्र का इकलौता बैंक जिसके ऊपर आप ठीक से रिलाय कर सकते हैं नंबर्स को लेकर। और दूसरी तरफ टाटा स्टील में मेजर है, स्टील मेजर है, कोई इशू नहीं है। 1000 रुपये के आसपास पहुंच भी गया वापस हाई लेवल से टूटकर। कैपेसिटी वाइज तो ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लेयर है। एक ही कंसर्न दोनों में क्योंकि दोनों पाइनियर हैं। तो पहले तो SBI में कोई भी जगह पर किसी भी सेक्टर में कोई इशू आता है तो PSU बैंक्स में इम्पैक्ट दिखने को मिलता है। रीज़न भी साफ है कि हर जगह का इम्पैक्ट, हर सेक्टर के दिक्कतों का इम्पैक्ट उन कंपनियों को आएगा जो लोन देगी, और सरकारी बैंकों को लोन देने पड़ते हैं। तो इसलिए SBI उसमें सबसे पहले अग्रणी होता है। और टाटा स्टील के इसमें साइक्लिकल मूव है मेटल के प्राइसेस का, तो वो एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 2 कंसर्न है, लेकिन अदरवाइज दोनों कंपनियां ठीक हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं और बीपीसीएल। अंकित साहब, बीपीसीएल अभी रिसेंटली तो शायद डिविडेंड दोनों आए हैं, पहले वो 58 और फिर वो 5, दोनों डिविडेंड आ चुके हैं शायद। तो एनीवेज दोनों डिविडेंड के बाद ये ट्रेड कर रहा है, तो ब्रोकरेज हाउसेस तो पॉजिटिव ही थे तब भी, नंबर्स के बाद भी। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है इसके अंदर वो स्टेक सेल जो इस साल नहीं हो रही। रिसेंटली एक बयान आया था कि FY22 में शायद स्टेक सेल ना होता वो दिखाई पड़े, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो एक बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। अगर वो किसी भी एक इन्वेस्टर या कोई नए मालिकाना हक में किसी कंपनी के पास जाता है तो वहाँ फेरबदल होगा सिचुएशन में। लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेड ही मिलेंगे आपको। डिविडेंड को खाते रहिए और बने रहिए। अगर आप में पेशेंस है तो न्यूज़ फ्लो को देखते रहिए, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, SBI कार्ड सर आज तो चला हुआ था। अग्रवाल साहब, SBI कार्ड पे आज किसी से मैंने राय भी ली थी दोपहर में, एक जानकार थे उनसे, तो उन्होंने तो कहा था इसके अंदर बने रहने की राय की। ऑलरेडी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने के बाद थोड़ा मूव दिया इसने। 18% का मार्केट शेयर है, लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी है, लिस्टेड ये ट्रांजैक्शन वाली कंपनियों में इकलौती कंपनी, इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। 38% मार्केट शेयर है HDFC बैंक का, और सेकंड नंबर पर आता है SBI कार्ड। SBI कार्ड लिस्टेड स्पेस में इकलौती क्रेडिट कार्ड कंपनी है, तो 18% मार्केट शेयर का हो गया। और HDFC का वो जो क्रेडिट कार्ड डिवीजन है वो उसी के अंदर मर्ज्ड है। तो सिचुएशन वाइज तो ये बेटर है, आप बने रह सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, लोग प्लास्टिक मनी का यूज़ कर रहे हैं, तो डिमांड आनी चाहिए। तो ब्रांड भी ठीक है, वैल्यू भी ठीक है, बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप समय दे सकते हैं। एक ही केविएट, लोअर लेवल से चला है 600 रुपये से, तो थोड़ा ईज आउट होते ज़्यादा बेटर रहेगा। मजबूत जोड़ ट्वीट ऑफ ITC। थैंक यू मलिक साहब। वो एक्चुअल में कोई रिमार्क नहीं है किसी ITC से स्टॉक को लेकर। ITC के ना चलने की 2-3 वजह में एक जो मेरी समझ में है वो ये तो इसका इक्विटी साइज़ 1280 करोड़ शेयर बाजार में है। इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए। दूसरे नंबर पर सबसे वो तो ऑब्वियसली बात है, वोडाफोन आता है 2800 करोड़ की इक्विटी के साथ, आज चल गया हुआ था अलग है, लेकिन अदरवाइज इतनी बड़ी इक्विटी चलना मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पर ONGC, फिर आता है IOB, फिर आता है ITC, यस बैंक। तो ये सभी के नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा एक बड़ी इक्विटी का क्या इम्पैक्ट होता है। छोटी इक्विटी में आते हैं MRF, टेस्टी बाइट्स, तो उस हिसाब से उनमें फाइजर। तो एनीवेज तो एक वजह ये है, कंपनी अच्छी है, कैश रिच बढ़िया है, SIP के लिए वो शेयर अच्छा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतना लंबा कंसोलिडेशन होल्ड करने का अगर पेशेंस है तभी आप इसके अंदर जाएं, वरना ना जाएं, क्योंकि ITC आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा। अगर आपको पेशेंस देखना ही है तो आप HUL का पेशेंस देखिए। सन 2004 से लेकर 2009 था या 8 था, इसमें करीब 7-8 साल तक HUL एक ही दाम पे रहा था, 100 रुपये की रेंज में घूमा था। उस पेशेंस को तोड़ने के बाद जब वो चला तो आज आपके सामने HUL है जो 5 गुना हो चुका है वहाँ से। तो आपको कभी कभी बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेस करना पड़ सकता है, उसको अगर आप फेस करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप ज़रूर ITC में बने रह सकते हैं। ओके, वर्लपूल ऑन करंट प्राइस। नितिन साहब, मतलब अच्छी कंपनी के लिए बुरा दौर अगर वर्लपूल में दिख रहा है तो मुझे कुछ बुराई दिख नहीं रही। आप ऐसे समझिए कि कल ही मैं देख रहा था कोलगेट, प्रॉक्टर, कोलगेट, जिलेट, मर्क, और मर्क एज इन MERC मर्क, जो पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो पहले मर्क था प्रॉक्टर एंड गैम्बल बन गया है। तो दोनों प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल दूसरा वाला फार्मा वाला, वो जिलेट और कोलगेट, वर्लपूल, ये सब मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं और सब ईयर लो के आसपास है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनियां बंद हो जाएंगी। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो साल के लो पे तो आप रिस्क ले ही सकते हैं, यहाँ से जाने की गुंजाइश नीचे बहुत कम है। आप अपने बुरे से बुरे समय में ही सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे समय में कोई रिस्क नहीं लेता। तो बुरे दौर में रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कितना नीचे देखेंगे इससे, थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन उतना तो नहीं, इतना ऑलरेडी देख चुका है। तो ये दौर को या यहाँ पर आप SIP शुरू करें तो शायद इतना रिस्क ना हो आपके लिए, तो आप आराम से वर्लपूल में पोजीशन ले सकते हैं। बहुत कुछ खोने के लिए एटलीस्ट नहीं है। हिताची जैसी कंपनियां भी इनफैक्ट, वो बात लगे हिताची 150 से वहाँ तक गया, लेकिन 150 भी वो सन 2007-8 में था। तो उतनी बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद अब नीचे ईज आउट हो रहा है, तो होने दीजिए, अच्छी कंपनी है, कारोबार बढ़िया है। वर्लपूल मेगा जाइंट है, US जाइंट है। तो आप अगर नीचे मिले तो आप बढ़िया ऐड कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आई हैव TCI एक्सप्रेस, शुड आई स्विच टू पीडीलाइट और HUL? सर पीडीलाइट ऑब्वियस ही बात है सबसे बढ़िया, HUL भी बढ़िया, दोनों ही बढ़िया है। TCI से तो फार बेटर है दोनों एटलीस्ट। TCI जिस स्पेस में है, लॉजिस्टिक स्पेस में, उसमें अगर आप जाना चाहते हो, सिर्फ ब्लू डार्ट एक कंपनी है, इस पर आप तवज्जो दे सकते हैं। ऑब्वियस ये मल्टीनेशनल जाइंट और बढ़िया डिविडेंड पे ऑप्शन उसके। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए। अच्छा, इनफैक्ट ये ब्लू डार्ट से एक और चीज़ याद है, कुछ समय पहले ब्लू डार्ट भी ईयर लो बना रहा था, करीब 2600-2700 की रेंज में, वहाँ से चला 7000 पहुँच गया।
तो ये ईयर लोज के आसपास अगर मल्टीनेशनल्स मिल रहे हैं तो आप आराम से में स्विच करिए। और एचयूएल और पीडीलाइट दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनी है, ना केवल टीसीआई के बल्कि आप नई फॉर्म में एसआईपी भी इन स्टॉक्स के साथ कर सकते हैं, बस समय आपको देना होगा। ओके विवेक साहब, मैंने लो इक्विटी वाले स्टॉक के ऊपर ट्वीट किया हुआ है, कई बार ही किया। आप पुराने ट्वीट्स को देखिएगा और मिल जाएगा। हाईएस्ट इक्विटी वाले भी हैं और लोएस्ट इक्विटी वाले भी हैं, तो आप उनको तलाश सकते हैं वहाँ पर, वरना आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको वहाँ। अच्छा, मास्टेक और कैम्प्स, सर कैम्प्स ज़रूर आप होल्ड कर सकते हैं। अब आपका मिड टर्म मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन आप ज़रूर कैम्प्स में होल्ड कर सकते हैं। और मास्टेक भी ठीक कंपनियाँ दोनों ख़राब नहीं है, बस समय आपको देने पड़ेंगे। दोनों कैम्प्स का तो बिजनेस ही यूनिक है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई मोनोपोली है उनकी, कोई कारोबार उनके सामने है नहीं। और रही बात दूसरी, मास्टेक में तो आईटी मेजर्स चल रहे हैं, ये बैक एंड पे है, बैकफुट पे रहा था, थोड़ा सा समय दीजिए। ये एक तरफा जब ये चल रहा था तो बाकी लोग पीछे थे, तो ठीक है अभी थोड़ा होने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा रेस्ट के बाद दोबारा चलेगा। तो कंपनियां दोनों ठीक हैं। अब आपका मिड टर्म क्या है वो मुझे नहीं पता, आप समय देंगे तो ऑब्वियस बात है पैसा अच्छा बन के दिखा सकता है आपको, लेकिन दोनों ही चले हुए हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा कम्युनिकेशन में शॉर्ट बिल्डअप होंगे एफएनओ में आने से। हाँ मनीष साहब, ये बिल्कुल सही कहा आपने, अब तक एफएनओ में नहीं था तो यहाँ शॉर्ट नहीं हो सकता था, कैश की डिलीवरी छूटने के चांसेस कम थे, क्योंकि कोई भी बड़े सारे निवेशक जो हैं वो ऑलरेडी बहुत समय से इसके अंदर हैं, तो एफएनओ कैश नहीं छूट सकते थे, कैश के शेयर मतलब नहीं छूट सकते थे। लेकिन अब क्योंकि एफएनओ में आ जाएगा तो कैश फ्यूचर भी शॉर्ट हो सकता है, तो ये कंसर्न रहेगा। ये मुझे जेके सीमेंट में भी कंसर्न लगा था, लेकिन जेके सीमेंट फ्यूचर में आने के बाद 3400 से 3800 हुआ, फिर 3800 से 3100 हुआ, तो अभी भी वो बहुत टूटा नहीं है। मुझे तो उम्मीद थी 2400 भी आ जाए, 2000 भी आ जाए, लेकिन शायद नहीं आया। तो कितना टूटता है वो देखने वाला होगा, लेकिन अगेन 1170 इज अ नाइस प्राइस या राइट प्राइस टू बाय इट, क्योंकि वहीं पर ही टाटा ग्रुप की डील हुई थी। वो टूटता तो बात अलग है कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे वो ऐसा बुरा दौर दिख नहीं रहा। अब एफएनओ में आ रहा है, देखते हैं कितनी सिचुएशन कैसी बैठती है। आज हालांकि रिएक्शन तो नेगेटिव देखने को मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एग्जिट नाइका आईपीओ फॉर एचयूएल, मलिक साहब डिपेंड, आप कितना लंबा नज़रिया रखते हैं और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपको नाइका लॉट हुआ था आईपीओ में और आपको प्रॉफिट है बहुत ज़बरदस्त, ऑब्वियसली बात है डबल हो चुका है वहाँ से, तो आप हाफ लेकर निकल जाइए। हाफ लेकर आप एचयूएल में जाएंगे तो आपका हाफ प्रॉफिट तो सेफ हो चुका है। अब आपके पास जो फ्री के शेयर हैं उनको आप पड़े रहने दीजिए, जहाँ तक जाना चाहें जाए। नाइका कल को 3 गुना भी हो जाएगा यहाँ से, तो भी आपके पास शेयर रहेंगे। और दूसरी तरफ आपने एचयूएल के भी शेयर ले लिए। नई खरीद आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है एचयूएल ज़्यादा फेवरेबल है। आप तो दोनों पोर्टफोलियो आपके पास आ जाएगा। मतलब मेकअप और ब्यूटी को लेकर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, उसको मेजरली लिस्टेड स्पेस में यही दोनों केटर करते हैं, तो दोनों ही प्रोडक्ट आपको मिल गए, आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपके पास वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। लेकिन नाइका के केस में नंबर से फार अहेड वो स्टॉक चल रहा है, यानी 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप और 1 करोड़ का प्रॉफिट ठीक नहीं है। इस तरह के प्रॉफिट के साथ ये मार्केट कैप मिलना अब तक तो जस्टिफाइबल नहीं लगता। आगे अगर लगे तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं है। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लुपिन और ऑरोबिंदो फार्मा मौजूदा स्तरों पर। सर प्रूडेंशियल बने रहिए, नहीं है ले सकते हैं, लुपिन और ऑरोबिंदो ले सकते हैं, दोनों भी इस भाव पर। अगर आपके पास एसआईपी करने की एपेटाइट है तो आप थोड़ा एसआईपी इन स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। और ये सब मतलब ये क्या, किसी भी स्टॉक में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो एसआईपी इज द बेस्ट वे। गिरता रहेगा, ऐड करते रहेगा। कुछ समय पहले टीसीएस को लेकर सवाल आते थे, इतना टूट गया नंबर के बाद, तो मैं हमेशा बोलता टीसीएस लीजिए। वापस टीसीएस अपने हाइस की तरफ जाना शुरू हो गया, 3700-3600 की रेंज में आ चुका है। कुछ दिन बाद ये 3800 4000 ही पार कर जाएगा, 4200 आ जाएगा, वहीं अपना जहाँ से शुरू हुआ था उधर ही पहुँच जाएगा। एशियन पेंट भी हो ही चुका है ऐसा। तो ये बुरे दौर में झटके देते हैं नीचे के, उन झटकों से मत घबराएं, उनका इस्तेमाल करें। अच्छी कंपनी है, नीचे मिल रही है, लेते चले। अच्छा, डेट फ्री शेयर इन मिड कैप। सुबन साहब एक बड़ी लंबी लिस्ट मैंने भी 2 दिन पहले ट्वीट की थी, जिसमें मिड कैप के बहुत सारे नाम थे। आप उनको एक बार तलाश लीजिए, वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको रख पाएंगे। मैं 10 नाम बोलूँगा, बहुतों का समय खराब हो जाएगा, जो सवालों का जवाब मैं दे पाऊँगा हफ्ते में। तो बेटर आप उस ट्वीट को रेफर कर लीजिए, उसमें बहुत सारी डेट फ्री कंपनीज है। बेसिकली ऑल मल्टीनेशनल आर डेट फ्री। तो जितनी भी मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं, फाइजर, वर्लपूल, हिताची को थोड़ा नेग्लिजिबल डेट है, उसके अलावा एचयूएल, आईटीसी, ये सब डेट फ्री कंपनी है। एचयूएल, आईटीसी भले ही मल्टीनेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेट फ्री कंपनी है।
ओके, पॉलीकैब वर्सेस हेवेल्स, बेटर बाय फॉर लॉन्ग टर्म। सर हेवेल्स ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर इनका है पॉलीकैब के कंपैरिजन में, बट दोनों ही बेटर हैं। 19-21 का ही अंतर है दोनों में। प्राइसिंग के हिसाब से दोनों ही महंगे हैं, पॉलीकैब भी और हेवेल्स भी, लेकिन किसी झटके में नीचे मिले तो ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ेगी। पुरानी हिस्ट्री हेवेल्स की है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और पॉलीकैब की नई हिस्ट्री है, वो अभी आए हैं कुछ समय पहले लिस्टेड स्पेस में एटलीस्ट, और ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल प्रोडक्ट वाइज हैवेल्स का है, क्योंकि उनके पास एसी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि रिटेल स्पेस में भी है, पॉलीकैब के पास नहीं है। उनके पास वायर्स एंड केबल्स है। तो आप अपने एवेन्यूज़ को तलाशिए, दोनों में से किसको लेना है। कि पॉलीकैब का ज़्यादा बेटर कंपैरिजन आप KEI से कर पाएंगे हैवेल्स के कंपैरिजन में। हैवेल्स को आप कंपेयर करेंगे वी गार्ड से, तो आप इन दोनों के हिसाब से कंपेयर करिए, फिर आप कॉल लीजिएगा। IRCTC अलॉटेड शेयर है शिवम साहब, तो बेटर यही है कि आपको बहुत बढ़िया शेयर मिल गए होंगे, अब तो बहुत सारे भी हो गए होंगे। आप एटलीस्ट कुछ शेयर को अपने निकाल के प्रॉफिट ले लीजिए या कॉस्ट निकाल लीजिए। फ्री के शेयर आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितने भी समय के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट कुछ तो निकाल लीजिए। हमेशा पैसा पड़ा रहने देना ठीक नहीं है, कुछ पैसा निकाल लीजिए। फ्री के शेयरों को आप छोड़ दीजिए, चाहे जितने समय के लिए छोड़िए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और प्रणव साहब, आपने आज खरीदा सेल और टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? तो आप मेरा व्यू क्यों ले रहे हैं? आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचे खरीदा, तो वेट करिए लॉन्ग टर्म। अपना कुछ तो सोचे खरीदा ही होगा ना, तो उसी के साथ फर्मली बने रहिए। आपका डिसीजन मैं कैसे चेंज करूँ, बाय साइड पे या सेल साइड पे? आपने खरीदा, बढ़िया ही खरीदा है। दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, क्या बुराई है? सेल लार्जेस्ट मेटल कंपनी है और टेक महिंद्रा 5th लार्जेस्ट IT कंपनी है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है दोनों में ही रहने में? और मेरे डिसीजन से आप क्यों अपना डिसीजन फेर बदल करेंगे? आपने कुछ सोच के लिया, बढ़िया लिया है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। और लॉन्ग टर्म वो सोचा तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। अच्छा, लास्टली, विच सेक्टर इज बेस्ट इन बुल इन मार्केट फॉल? सर ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 सेक्टर जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ, 4 रादर। पहला फूड, जैसे कि FMCG में HUL, नेस्ले, इवन ITC भी तुम सम एक्सटेंट जिनको सूट करे उनके लिए, डाबर इनको। दूसरा लिकर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज। पहले यूनाइटेड स्पिरिट, फिर ब्रिवरीज, फिर खतान, ये 3 नाम। थर्ड फार्मा, ऑब्वियस बात है, उसके बाद ज़रूरत पड़नी है। तो फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहले तो हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टिस, देन कम्स डिवीज, रेड्डीज, फाइजर, सनोफी एंड ऑल, जो मेगा दवाइयाँ बना सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी दवाई बना देते हैं। एंड लास्टली इंश्योरेंस, क्योंकि सबके लिए हमें अफोर्ड तो करना ही पड़ेगा, तो इंश्योरेंस ही आएगा ना। तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI, ये 4 सेक्टर जो मुझे लगता है कि हमेशा ही बढ़िया रहने वाले हैं, सेफेस्ट है, इनमें कहीं कुछ होना ही नहीं है, तो इनके साथ स्टिक करो। और IT सपोर्ट करेगा इनको हमेशा, तो TCS इन्फोसिस इनको आप, या TCS, HCL, टेक महिंद्रा, इनको आप कभी भूलेंगे नहीं। बाकी रिस्की रहते हैं, थोड़ा साइक्लिकल रहते हैं, थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन इनमें कोई खास इम्पैक्ट लगता नहीं, ऊपर नीचे होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। चलिए, इसी नोट के साथ फिलहाल अब मार्केट पंचनामा में इतना ही।